नमस्ते मित्रों। आप सभी को हमारे YouTube चैनल हवा फेस्ट की आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियोलॉजी में हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग आरपीएससी के म्यूजियोलॉजी पेपर का सॉल्व पेपर देखेंगे, जो आरपीएससी का है पेपर 2, जो कि यूजीसी नेट एग्जाम, आरपीएससी क्रिएटर और म्यूजियोलॉजी से संबंधित जितने भी एग्जाम है उसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। और ये इसका पार्ट 3 है। पार्ट 1 और पार्ट 2 हमारे यूट्यूब चैनल पे पब्लिश हो चुके हैं, आप उसे जाके देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। Question number 101. Arsenic is no longer recommended for use in the preservation of biological specimen because it is जैविक नमूनों के संरक्षण में आर्सेनिक के प्रयोग का अनुमोदन अब नहीं किया जाता क्योंकि यह फर्स्ट नॉट इफेक्टिव प्रभावी नहीं है, सेकंड टॉक्सिक टू ह्यूमन बींग्स मनुष्यों के लिए विषैला है, थर्ड ए वोलेटाइल सब्सटेंस वाष्पशील पदार्थ है, और फोर्थ क्वाइट एक्सपेंसिव काफी महंगा है। तो वीडियो को पॉज कीजिए और इसका जल्दी से आंसर दीजिए। चलिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 है। यह ह्यूमन के लिए काफी ज्यादा टॉक्सिक है। और आर्सेनिक का यूज हम लोग टैक्सीडर्मी में ज्यादा होता है, जिससे कि जो टैक्सीडर्मी में जो भी खाल होते हैं जानवर के, या उसके जो चमड़े होते हैं या उनके फर होते हैं, उनमें बायोलॉजिकल डिटोरिएशन होने से ये काफी हेल्प करता है। और इसके स्थान पे अलग अलग केमिकल्स का भी प्रयोग करके देखा गया है, मगर अभी तक सक्सेसफुल नहीं हुआ है। अभी भी आर्सेनिक का ही ज़्यादा यूज होता है, मगर रिकमेंड किया जाता है इसको ज़्यादा यूज नहीं करने के लिए। ठीक है, मगर अभी उसके अलावा कोई सब्स्टिट्यूट कोई नहीं आया हुआ है, या है भी तो उतना ज़्यादा कारगर नहीं है। दैट्स वाई आर्सेनिक का प्रयोग अभी भी होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 102, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विपमेंट वुड बी यूज टू थ्रो टॉक्सिक वेपर्स अवे फ्रॉम द कंजर्वेटर्स। निम्नलिखित उपकरणों में से किस उपकरण का प्रयोग विषैले वाष्प को संरक्षक से दूर करने में होता है? पहला ह्यूमिडिफायर, दूसरा फ्यूम एक्सट्रैक्टर, तीसरा वैक्यूम लाइनिंग टेबल, और चौथा ह्यूमिडिफायर। तो वीडियो को पॉज कीजिए, उसका राइट आंसर सेलेक्ट कीजिए। चलिए, इसका राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन 2, फ्यूम एक्सट्रैक्टर। जिस तरीके से अभी देखते हैं कि बहुत सारे जो लोग हैं, खासकर जो कारपेंटर लोग होते हैं, तो डस्ट ज्यादा उड़ता है, तो वो लोग क्या करते हैं कि जो उनका मशीन होता है उसी के पास वो डस्ट कलेक्ट करने वाले वैक्यूम लगा देते हैं। उसी प्रकार से कंजर्वेटर के जब कंजर्वेशन का काम कर रहा होता है, तो जो भी टॉक्सिक वेपर से निकलता है उसको निकालने के लिए वहां पे उससे बचने के लिए फ्यूम एक्सट्रैक्टर का यूज किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 103, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एग्जीबिशन इज एब्जॉर्ब थ्रू रिपीटेड विजिट्स। निम्नलिखित में से किस प्रकार की प्रदर्शनियों को बार बार देखने से अवशोषित किया जाता है? पहला टेम्पोररी एग्जीबिशन, अस्थायी प्रदर्शनियां, दूसरा परमानेंट एग्जीबिशन, अस्थायी प्रदर्शनियां, तीसरा ट्रैवलिंग एग्जीबिशन, यात्रा प्रदर्शनियां, और चौथा मोबाइल एग्जीबिशन, चल प्रदर्शनियां। तो वीडियो को पॉज कीजिए और इसका राइट आंसर सेलेक्ट कीजिए। चलिए, इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2, परमानेंट एग्जीबिशन। यहाँ पे बात हो रहा है रिपीटेड का, कि बार बार आप कैसे एग्जीबिशन को देख सकते हैं। तो टेम्पोररी एग्जीबिशन को आप बार बार नहीं देख पा सकते हैं, ट्रैवलिंग एग्जीबिशन को बार बार नहीं देख सकते, मोबाइल एग्जीबिशन को नहीं बार बार नहीं देख सकते। लास्ट में बचता है परमानेंट, जिसको जिसको आप हर टाइम टू टाइम पीरियोडिकली भी देख सकते हैं, या रैंडम टाइम में भी आप जाके उसे देख सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 104, द सर्वे टेक्निक कंसिस्टिंग ऑफ ए सीरीज ऑफ बाइपोलर adjectives, good or bad, like or dislike, anchored on an odd numbered continuous is called। एक विषम क्रमांकित निरंतरता पर डाले गए द्विध्रुवी विशेषण अच्छा बुरा पसंद नापसंद की एक श्रृंखला से युक्त सर्वेक्षण तकनीक को क्या कहा जाता है? पहला लाइकट स्केल, दूसरा बिहेवियर इंटेंशन स्केल, तीसरा सेमेटिक डिफरेंशियल स्केल, और चौथा रैंक ऑर्डर स्केल। तो वीडियो को पॉज कीजिए और इसका राइट आंसर देखिए। ये म्यूजियम मार्केटिंग से ज़्यादा संबंधित है, या रिसर्च वाले से। चलिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 है, सॉरी थर्ड है, सिमेट्रिक डिफरेंशियल। ऑप्शन 1 की बात करते हैं लाइकट के स्केल का, तो यहाँ पे ओपिनियन, एटीट्यूड्स और मोटिवेशन की सर्वे किया जाता है। अगर बिहेवियर इंटेंशन स्केल की बात करते हैं, तो यहाँ पे उनके क्या क्या लाइकलीहुड है उस पर ज़्यादा चर्चा किया जाता है। रैंक ऑर्डर की बात किया जाए तो इसमें
जो भी रेस्पोंडेंट होते हैं उनको अलग अलग मल्टीपल चॉइस ऑप्शन दिए जाते हैं, वो भी स्पेसिफिक ऑर्डर में, तो उन लोगों को अरेंज करना था। तो ये तीन जो है ये अलग है, जबकि सेमेटिक डिफरेंशियल में उनका बाइपोलर एडजेक्टिव्स का सीरीज देखा जाता है। तो ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा आई होप। चलिए अगले प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 105, फॉस्फोटिक एसिड इज एडेड टू थियोयूरिया यूज्ड फॉर क्लीनिंग टर्निश्ड सिल्वर एंटीक्विटीज। फॉस्फोटिक अम्ल को थायोयूरिया में मलिन रजत पुरावस्तुओं की सफाई हेतु मिलाया जाता है। रीजन, एसिडिफाइड थियोयूरिया क्लींस टर्निशिंग ऑन सिल्वर। अम्लीकृत थायोयूरिया मलिन रजत को साफ कर देता है। वीडियो को पॉज कीजिए और नीचे दिए गए कोड में से राइट कोड को सिलेक्ट कीजिए। चलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन टू, बोथ ए एंड आर इंडिविजुअली ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ए और आर दोनों व्यक्तिगत रूप से सत्य है और आर एक का सही व्याख्या करता है। देखिए, कोई भी थियो यूरिया एसिड में अगर हम लोग एसिडिफाइड कर देते हैं, उसको एसिड मिला देते हैं किसी भी एसिड में, तो वो सिल्वर को टार्निशिंग जो है उसको खत्म कर देता है, उसका क्लीन कर देता है। जरूरी नहीं है कि आपका फॉस्फोटिक एसिड भी हो, कोई अलग अलग एसिड का भी प्रयोग किया जाता है और या उसमें उस एसिड में थियोयूरिया ऐड किया जाता है, तो वो एसिड सिल्वर के टार्निशिंग को खत्म करने में काफी हेल्पफुल होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। Question number 106, International Center for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property is the full form of which of the following? International Center for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property किसका पूरा नाम है? पहला ICSPRCP, सेकंड ICCROM, तीसरा ICRCP और चौथा IIC। तो वीडियो को पॉज कीजिए और इसका राइट आंसर सेलेक्ट कीजिए। चलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन टू, ICCROM। ICCROM का जो पूरा नाम है वो आपका है इंटरनेशनल सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ द प्रिजर्वेशन एंड रेस्टोरेशन ऑफ कल्चरल प्रॉपर्टी। ये थोड़ा सा मैच नहीं करता है मगर इसका फुल फॉर्म यही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 107, while removing varnish layer from canvas paintings, usually turpentine is added to alcohol or acetone. टर्पेंटाइन here act as a तैल चित्र से वार्निश की परत हटाते समय आमतौर पर तारपीन को अल्कोहल या एसीटोन में मिलाया जाता है। यहाँ तारपीन निम्न में से किस रूप में कार्य करता है? पहला रिस्ट्रेनर निरोधक, दूसरा प्लास्टिसाइजर, तीसरा कैटलिस्ट उत्प्रेरक और चौथा सॉल्वेंट विलायक। तो वीडियो को पॉज कीजिए और बताइए कि तारपीन किस रूप में काम करता है। चलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन वन, रिस्ट्रेनर निरोधक के रूप में। चलिए इसका अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 108, familiarizing visitors with the layout of an exhibition is called। एक प्रदर्शनी के लेआउट के साथ आगंतुकों को परिचित कराने को क्या कहा जाता है? पहला कॉन्सेप्चुअल ओरिएंटेशन वैचारिक अभिविन्यास, दूसरा साइकोलॉजिकल ओरिएंटेशन मनोवैज्ञानिक अभिविन्यास, तीसरा जियोग्राफिकल ओरिएंटेशन भौगोलिक अभिविन्यास और चौथा इंटेलेक्चुअल ओरिएंटेशन बौद्धिक अभिविन्यास। तो वीडियो को पॉज कीजिए और इसका राइट आंसर सिलेक्ट कीजिए। चलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन थ्री, जियोग्राफिकल ओरिएंटेशन। यहाँ पर उसके लेआउट से कि आपको किधर जाना है, कैसे जाना है, किस रास्ते से रूट होके जाना है, तो वो आपका भौगोलिक ओरिएंटेशन हो रहा होता है। ठीक है, तो अगर साइंस म्यूजियम देखने जाइएगा तो वहां पे जो ओरिएंटेशन होगा आपका कॉन्सेप्चुअलाइजेशन हो जाएगा। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 109, डिजाइनिंग एन इफेक्टिव एग्जीबिशन इज ए जगलिंग एक्ट। एक प्रभावी प्रदर्शनी को डिजाइन करना एक प्रकार की बाजीगरी है। रीजन, वन मस्ट बैलेंस द इन्फ्लुएंस ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, द कम्युनिकेशन मीडिया, द टेक्स्ट इंफॉर्मेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स। कारण, प्रदर्शनी में वस्तुओं के प्रभाव, संचार मीडिया, पाठ जानकारी और सभी घटकों के विन्यास को संतुलित करना पड़ता है। चलिए नीचे कोड दिए गए हैं, उस कोड में से राइट कोड को आप लोग सेलेक्ट कीजिए वीडियो पॉज करके। उसके बाद
वीडियो ऑन करके इसका राइट आंसर देखिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1, ए और आर दोनों सही है और एक दूसरे की सही तरीके से व्याख्या भी करते हैं, क्योंकि हम लोग जब एग्जीबिशन को डिजाइन कर रहे होते हैं या कोई भी डिजाइनर एग्जीबिशन को डिजाइन कर रहा होता है, तो उसे सिर्फ ना ही ऑब्जेक्ट, ना ही उसके साथ कम्युनिकेशन मीडिया, टेक्स्ट इंफॉर्मेशन या कॉन्फ़िगरेशन, सारी चीज़ों को उन्हें एक साथ ध्यान देना होता है। ऐसा क्योंकि अगर हम लोग बैलेंस करने जाते हैं किसी एक चीज़ को, तो उसमें क्या है, अगर ऑब्जेक्ट पे कभी ज़्यादा प्रभाव पड़ जाता है, कभी क्या होता है मीडिया पे जो है कम्युनिकेशन मीडिया पे ज़्यादा इफेक्ट चला जाता है, कभी टेक्स्ट छुप जाता है, कभी कॉन्फ़िगरेशन सही से नहीं हो पाता, तो ये सारी चीज़ें जो होती है सबको एक बराबर लाना, वो एक प्रकार की कलाकारी है, बाजीगरी है, या कह सकते हैं एक प्रकार का एक्ट है। तो इसमें जो समझाने की कोशिश की गई है या असर्शन रीजन जो दिया गया है, वो एक प्रकार से दोनों को सपोर्ट कर रहा है, और ये आप इसलिए आप ऑप्शन 1 जो है राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 110, व्हीट स्टार्च पेस्ट इज रिकमेंडेड एज एडहेसिव फॉर यूज विथ पेपर आर्टिफैक्ट्स फॉर मेकिंग रिपेयर्स और रीअटैचिंग लीव्स इन बुक्स। अभिकथन, गेहूं स्टार्च पेस्ट को कागज की वस्तुओं की मरम्मत या किताबों में पन्नों को फिर से जोड़ने के लिए चिपकाने वाले पदार्थ के रूप में अनुशंसित किया जाता है। रीजन, wheat starch makes a smooth adhesive that remains tacky even when diluted to a thin consistency. Once dry, it produces a strong, reliable bond. गेहूं का स्टार्च एक चिकना चिपकने वाला पदार्थ बनाता है जो पतला होने पर भी चिपकने की क्षमता रखता है। एक बार सूखने के बाद यह एक मजबूत विश्वसनीय बंधन पैदा करता है। वीडियो को पॉज कीजिए और नीचे दिए गए राइट कोड में से एक मतलब कोड में से राइट कोड को सिलेक्ट कीजिए। चलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2, असर्शन ए और रीजन आर दोनों सही है, और एक दूसरे का आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण या करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। अभी भी हम लोग देखते हैं कि जितने जगह जगह पे बुक बाइंडिंग होता है या थेसिस बाइंडिंग होता है या साइनॉप्सिस बाइंडिंग होता है, तो वहां पर आप लोग देखेंगे कि व्हीट स्टार्च पेस्ट का यूज वो लोग करते हैं। अधिकतर बुक बाइंडिंग करवाने वाले के पास जाइएगा तो वो एक प्रकार का लेई रखे रहता है और उसी से वो सारा चिपकाता है, जबकि हम लोग फेविकॉल ये अलग अलग टाइप के एडहेसिव का यूज करते हैं, जबकि वो लोग व्हीट स्टार्च पेस्ट का यूज करता है। और गांव की तरफ जाइए, मतलब जैसे बिहार झारखंड ये सब वाले इलाके में, उसको आटा का लेई, हम लोग का जब कोई पर्व त्योहार होता है और उसमें जो सजाने की बात होती है, तो वहां पे लोग आटा का वही लेई बना देते हैं और उसी से वो सारा चीज चिपकाते हैं। मगर इसमें क्या है कि बायोलॉजिकल डिटोरिएशन होने का खतरा ज्यादा रहता है, इसमें कीड़े मकोड़े वो सिल्वर फिश जैसे आपका बुक वर्म यहाँ पे आ सकते हैं। मगर अब ये इसका जो चिपकने के बाद ये काफी स्ट्रॉन्ग और रिलायबल बॉन्ड हो जाता है, दैट्स वाई इसका प्रयोग किया जाता है हम लोग जब बुक्स का रीअटैचिंग किया जाता है लिप्स तब। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 111, which of the following activities are undertaken after a disaster has happened? आपदा होने के बाद निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां की जाती है? पहला, पब्लिक रिलेशन जनसंपर्क। दूसरा, कॉल इन प्रोफेशनल कंजर्वेटर्स पेशेवर संरक्षकों को बुलाना। सी, यूज मॉनिटरिंग इक्विपमेंट्स टू गिव अर्ली वार्निंग ऑफ ट्रबल। परेशानी की प्रारंभिक चेतावनी देने के लिए निगरानी उपकरणों का उपयोग करना। और डी, डॉक्यूमेंट द सिचुएशन विथ फोटोग्राफी। तस्वीरों के साथ स्थिति का दस्तावेजीकरण। तो वीडियो को पॉज कीजिए और नीचे दिए गए कोड में से राइट कोड को सिलेक्ट कीजिए। चलिए इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन 4 है। यहाँ पे बात की जा रही है कि जब भी कोई घटना घट चुकी है, अब घटना घट गई, तो अब घटना घटने के बाद आप लोगों से मिलेंगे और अपनी व्यथा जो अपना दुख है वो लोगों के सामने जाहिर करेंगे, तो उसके लिए आपका पब्लिक रिलेशन जरूरी हो जाता है। कॉल इन प्रोफेशनल कंजर्वेटर्स पेशेवर संरक्षकों को बुलाना। इसमें क्या हो जाता है कि जो आपके ऑब्जेक्ट एंटिक्विटी खराब हो चुके हैं या उस आपदा में, उस डिजास्टर में उसको क्षति पहुंची है, वैसे क्षति को फुलफिल करने के लिए, रेस्टोरेशन करने के लिए आप एक प्रोफेशनल कंजर्वेटर्स को बुलाते हैं। उसके बाद
ऑप्शन डी की बात करते हैं, ऑप्शन सी क्यों नहीं होगा उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो पहले देखते हैं डी का। तो डॉक्यूमेंट द सिचुएशन विथ फोटोग्राफी, और सारे सिचुएशन का डॉक्यूमेंटेशन पहले कंप्लीट कर लेंगे। अब यहाँ आता है यूज मॉनिटरिंग इक्विपमेंट टू गिव अर्ली वार्निंग ऑफ ट्रबल्स। तो ये जो कहानी है ये आपको पहले करनी है, मतलब कि डिजास्टर आने से पहले आपको इसकी सारी ट्रेनिंग प्रोसेस, आपके सारे इक्विपमेंट, सारे जो भी अ, इसके पीछे जो भी चीजें होती है, जैसे कि डिजास्टर मैनेजमेंट इक्विपमेंट हो गया, ट्रेनिंग हो गया, बार बार उसका चेक करना, चेक करते रहना कि क्या क्या है, तो ये सारी चीजें पहले ही देखनी होती है, डिजास्टर होने के बाद नहीं। हाँ, वो ये सारी चीजें जब कंप्लीटेड हो जाती है फिर आपको आराम से जिस डिजास्टर से आपको क्षति पहुंचे उस डिजास्टर से संबंधित उपाय आपको करने होंगे, मगर ये बाद में होगा। यहाँ पे बात किया जा रहा है कि डिजास्टर खत्म होने के तुरंत बाद। तो ऑप्शन ए, बी और डी जो है सबसे बढ़िया रहेगा, जो कि फोर में है, इसलिए राइट आंसर फोर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 112, द मेथड ऑफ रेजिंग फंड्स बाय कलेक्टिंग ए स्मॉल मॉनेटरी कंट्रीब्यूशन फ्रॉम ए लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल थ्रू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स इज कॉल्ड। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से लोगों के एक बड़े समूह से छोटे मौद्रिक योगदान एकत्र करने करके धन जुटाने की विधि को क्या कहा जाता है? पहला क्राउड फंडिंग, दूसरा इक्विटी फंडिंग, तीसरा डेब्ट फंडिंग और चौथा ग्रांटेड एड या सहायता अनुदान। तो वीडियो को पॉज कीजिए और इसका राइट आंसर सिलेक्ट कीजिए। चलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन वन, क्राउड फंडिंग। इस पर भी मैंने एक बार चर्चा की थी कि अगर मुझे पैसे की जरूरत होगी तो अब दो तरीके से हो सकता है। यूट्यूब में पहले मोनेटाइज हो जाए मेरा चैनल, तो उससे पैसे आने शुरू होंगे, और नहीं तो मैं बोल दूंगा कि भाई मुझे एक ये सामान खरीदना है या मुझे इस वीडियो को पब्लिश करवाना है, हमें ये कोई भी सॉफ्टवेयर खरीदना है, या कुछ भी हो सकता है, कोई भी बहाना लेके कि हमें मुझे ये बीमारी हो गई, कृपया आप लोग फंड करें जिसके आधार पर मैं आप लोग को पढ़ा सकूं, और उसके आधार पर मैं बोल दूं ये मेरा क्यूआर कोड है, अब आप लोग शेयर कर रहे हैं सबको, जिसको जितना हो रहा है पैसे भेजे जा रहे हैं। तो वो जो हो गया वो आपका क्राउड फंडिंग कहलाता है, कि भीड़ से पैसा इकट्ठा करवाना। तो अभी के समय में ऑनलाइन हो रहा है। पहले क्या होता था कि कुछ कुछ ग्रुप टोलियां बटती थी और उनको एक एक डब्बा थमा दिया जाता था और रास्ते में चलते जाते थे, और जिनको लगता था कि इसमें पैसे देने चाहिए वो देते जाते थे। तो वो आपका क्राउड फंडिंग कहलाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 113, नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली इज ए या एन, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली वन अटैच्ड ऑफिस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार का संलग्न कार्यालय है, दूसरा सब ऑर्डिनेट ऑफिस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दिल्ली सरकार का अधीनस्थ कार्यालय है, तीसरा सब ऑर्डिनेट ऑफिस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार का अधीनस्थ कार्यालय है, और चौथा ऑटोनॉमस बॉडी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार का स्वायत्त निकाय है। वीडियो को पॉज कीजिए और इसका राइट आंसर सिलेक्ट कीजिए। चलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन थ्री, ये एक मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का सबऑर्डिनेट ऑफिस है और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत चलता है, डायरेक्टली कंट्रोल्ड है कहा जाए कि। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 114, लेमिनेशन ऑफ आर्काइवल पेपर using cellulose acetate done extensively in the past has now been discarded. सेलुलोज एसीटेट लेमिनेशन विधि का प्रयोग अभिलेखीय कागज के संरक्षण में प्रचुर मात्रा में कुछ समय पहले तक किया जाता था, अब इसका प्रयोग बंद कर दिया गया है। रीजन, cellulose acetate breaks down to acetic acid resulting in degradation of paper over a period of time. cellulose acetate टूटकर एसिटिक अम्ल बनाता है जो कि कागज का समयांतर पर क्षरण कर देता है। नीचे कोड दिए गए हैं और उस कोड में से आप राइट ऑप्शन सेलेक्ट करना है वीडियो पॉज करके। चलिए इसका राइट आंसर वन है, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया कि वन ऑप्शन असर्शन ए और रीजन आर दोनों सही हैं, और रीजन आर जो है एक ही सही व्याख्या कर रहा है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। हाँ, पेपर से संबंधित जो भी कंजर्वेशन के आर्टिकल्स है वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल सकता है, आप उसे जाके ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 115,
Identify the correct sequence of the following stages of organization. A didactic exhibition. एक उपदेशात्मक प्रदर्शनी के आयोजन के निम्नलिखित चरणों के सही अनुक्रम की पहचान करें। ए टेस्ट परीक्षण, मॉडिफाई एंड प्रोड्यूस परीक्षण, संशोधन और उत्पादन। बी डिजाइनिंग द इंस्ट्रक्शनल सीक्वेंस एंड डिडैक्टिक मटेरियल्स उपदेशात्मक अनुक्रम और उपदेशात्मक सामग्री डिजाइन करें। सी स्टेट द ऑब्जेक्टिव्स एंड आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टारगेट ऑडियंस उद्देश्यों को बताएं और लक्षित दर्शकों की विशेषता की पहचान करें। डी एनालिसिस द लर्निंग टास्क और मैसेज ऑफ द एग्जीबिशन प्रदर्शनी के सीखने के कार्य या संदेश का विश्लेषण करें। वीडियो को पॉज कीजिए, नीचे दिए गए कोड से राइट कोड को सिलेक्ट करें। चलिए इसका राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन 4। सबसे पहले क्या है कि थीम अगर सेलेक्ट हो गया है कि डिडैक्टिक एग्जीबिशन बनेगा, तब उस देखा जाता है कि आखिर हमारा टारगेट ऑडियंस क्या रहेगा और उस टारगेट ऑडियंस से रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव्स है उसको देखा जाएगा, उसका बेसिक करेक्टरिस्टिक्स देखे जाएंगे और उसके आधार पर फिर क्या है कि आपका कि क्या क्या किस तरीके से हमें नॉलेज देना है उस पर चर्चा की जाएगी। तो यहाँ पे आपका सी के बाद डी एनालिसिस द लर्निंग टास्क और मैसेज ऑफ द एग्जीबिशन, वो सीखने के कार्य का विश्लेषण करके देखा जाएगा। फिर देख उसके हिसाब से डिजाइन किए जाएंगे, डिजाइन करने के बाद उसका टेस्टिंग किया जाएगा, मॉडिफाई किया जाएगा और प्रोड्यूस किया जाएगा और लास्ट में फिर वो एग्जीबिशन रन करेगा। तो और इससे और भी ज्यादा आपको जानकारी चाहिए तो म्यूजियम बेसिक्स में इसको डिजाइनिंग ऑफ एग्जीबिशन काफी अच्छे से बताया गया, आप उसे भी जाके पढ़ सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 116, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स ब्रॉड गाइडलाइंस फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ ए म्यूजियम। किसी संग्रहालय के सुचारू कार्यचालन के लिए निम्नलिखित में से क्या व्यापक दिशा निर्देश प्रदान करता है। पहला पॉलिसीज नीतियां, दूसरा स्ट्रेटेजीज कार्य नीतियां, तीसरा प्रोसीजर प्रक्रियाएं और चौथा रेगुलेशन विनियम। वीडियो को पॉज कीजिए और इसका राइट आंसर सेलेक्ट कीजिए। चलिए इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन 1 है पॉलिसीज। हमें अगर कुछ भी फंक्शन करना है तो सबसे पहले पॉलिसी जिसकी अच्छी रहेगी उसका फंक्शन अच्छा चलेगा। पॉलिसी अच्छी नहीं रहेगी फिर फंक्शन की कोई बात ही नहीं है, मतलब जैसे तैसे वो रन करेगा। तो पॉलिसी सबसे पहले मस्ट हो जाता है, उसके बाद पॉलिसी के बाद स्ट्रेटजी वर्क करना शुरू करती है। Next question 117. Who is the author of the book The Conservation of Antiquities and Works of Art, Treatment, Repair and Restoration? The Conservation of Antiquity and Works of Art, Treatment, Repair and Restoration पुस्तक के लेखक कौन है? पहला H.J. प्लेंडरलिथ, दूसरा गैरी थॉमसन, तीसरा पर ई गुल्डबेक और चौथा कैरोलीन के ए केक। तो वीडियो को पॉज कीजिए और ये काफ़ी फेमस बुक है और मैं ये बुक हमेशा रिकमेंड करता हूँ म्यूजियम के कंजर्वेशन पार्ट को अच्छे से पढ़ने के लिए। इतना गलत कैसे हो सकते हैं आप लोग ने। राइट आंसर ऑप्शन 1 H.J. प्लेंडरलिथ। मैं हमेशा बोलता हूँ H.J. प्लेंडरलिथ का बुक पढ़िए और O.P. अग्रवाल का बुक पढ़िए, इन दोनों का कंजर्वेशन पे बुक अच्छा है, बेसिक जानकारी आपको मिल जाएगी। और डिटेल H.J. प्लेंडरलिथ का जो बुक है वो थोड़ा सा डिटेल्ड वर्जन में आता है। O.P. अग्रवाल का उतना ज्यादा डिटेल्ड नहीं है मगर बेसिक आपको जानकारी अच्छी खासी मिल जाएगी। और भी ज्यादा आपको प्रिजर्वेशन कंजर्वेशन से रिलेटेड बुक्स चाहिए तो वो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे ढेर सारे हैं, आप उसे जाके भी पढ़ सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, कैल्शियम सल्फेट ये क्या है? इनक्रस्टेशन अपॉन आइवरी ऑब्जेक्ट्स आर रिमूव्ड बाय। आइवरी वस्तुओं पर कैल्शियम सल्फेट का जमाव निम्न में से किसके द्वारा हटाया जाता है? पहला हीटिंग गर्म करके, दूसरा अप्लाई एसिड लोकली स्थानीय स्तर पर एसिड लगाकर, तीसरा इमर्शन इन वाटर जल में डुबाकर और चौथा डेंटल ड्रिल के द्वारा। तो वीडियो को पॉज कीजिए और इसका राइट आंसर सेलेक्ट कीजिए। चलिए इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन 4 है डेंटल ड्रिल। कैल्शियम सल्फेट जानते हैं कि कैल्शियम और आइवरी पे जितने जो एक लेयर जमा हुआ रहेगा उसको, या अगर आप दांत, ये सिंपल सा है
कि कैल्शियम सल्फेट और आइवरी, आइवरी जो है वो हाथी का दांत है और डेंटल ड्रिल भी दांत का काम होता है। तो मैच कर रहा था। तो आप इसको देख के आसानी से कि इसमें गर्म करने की क्या जरूरत है, इसे लगाने की क्या जरूरत है पानी में, सिंपल सा डेंटल ड्रिल से उसको दांत जैसे साफ करवाने जाते हैं उसी तरीके से एवरी ऑब्जेक्ट का भी कैल्शियम सल्फेट का जो पार्ट है वो हटाया जाएगा। मतलब कुछ कुछ चीजें जो होती है कंजर्वेशन का वो जनरल लाइफ में भी हम लोग को सामने से दिख जाता है कि हाँ भाई इससे रिलेटेड है तो इसका आंसर यही होगा। ये तरीका भी कभी कभी यूज होता है, जरूरी नहीं कि हर चीज आप थ्योरी के हिसाब से जाने, कुछ कुछ चीजें जो है प्रैक्टिकल लाइफ में देख के भी उसे जान सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 119, an exhibits which involves the visitor in series of related activities that involve intellectual as well as फिजिकल एक्शन इज कॉल्ड। एक प्रदर्शनी जिसमें आगंतुक को संबंधित गतिविधियों की एक श्रृंखला में शामिल किया जाता है जिसमें बौद्धिक और शारीरिक क्रियाएं शामिल होती है को क्या कहा जाता है? पहला स्टेट एग्जिबिट एस्थेटिक प्रदर्शनी, दूसरा सिस्टमेटिक एग्जिबिट व्यवस्थित प्रदर्शनी, तीसरा इंटरेक्टिव एग्जिबिट्स इंटरेक्टिव प्रदर्शनी और चौथा इवोकेटिव एग्जिबिट्स उत्तेजक प्रदर्शनी। तो वीडियो को पॉज कीजिए और इसका राइट आंसर सिलेक्ट कीजिए। ये भी काफी इजी क्वेश्चन है, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन 3 है, इंटरेक्टिव। यहाँ पे आपको हर चीज से इंटरेक्शन करने का मौका मिलता है। दैट्स वाई कि वहाँ पे आपको फिजिकल जैसे साइंस म्यूजियम में आपको ज्यादा देखने को मिल जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 120, in a state level museum having several collection departments in India, the role of director in production of an exhibition includes। भारत में एक राष्ट्रीय या राज्य स्तर का संग्रहालय जिसमें कई संग्रह विभाग हैं में एक प्रदर्शनी के उत्पादन में निदेशक की भूमिका में निम्न में से क्या शामिल होता है? पहला प्रोवाइडिंग स्पेशलिस्ट इंफॉर्मेशन ऑन द सब्जेक्ट मैटर, विषय वस्तु पर विशेषज्ञ जानकारी प्रदान करना, दूसरा ऑब्टेनिंग नेसेसरी अप्रूवल्स, अनावश्यक अनुमोदन प्राप्त करना, तीसरा राइटिंग एग्जीबिशन ब्रीफ प्रदर्शनी संक्षिप्त का लेखन और चौथा ऑथराइज रिसोर्स संसाधनों को अधिकृत करना। तो वीडियो को पॉज कीजिए और नीचे दिए गए कोड में से राइट कोड का सिलेक्शन कीजिए। चलिए इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन 4 है कि देखिए डायरेक्टर जो होगा वो आपको स्पेशलिस्ट इंफॉर्मेशन कैसे दे पाएगा, या उसका वही काम रहेगा तो फिर वो बाकी काम कौन करेगा? पहला ये वो क्या कर सकता है कि जितना जो अप्रूवल है वो उसका काम वही रहेगा कि भाई जितना तुमको जो चाहिए वो ले जाओ, बाकी तुम लोग अपना देख लो। और ऑथराइज रिसोर्स के साथ साथ में उनको आपको जो जो चाहिए वो मेरे से मांगो, कहानी खत्म। अब बार बार ऐसा नहीं कि आप हमको बताइए कैसे करेंगे, बताइए ऐसे करेंगे, तो वो फिर डायरेक्टर क्या है, वो एक प्रकार से कहा जाए कि एक कर्मचारी बन के रह जाएगा, एक डिजाइनर बन के रह जाएगा कि भाई उसको सारा काम वही करते रहेगा। तो डायरेक्टर का जो मेनली काम है कि एक प्रकार से हायरार्किकल जो सिस्टम होता है वहां पे वही है कि वो आपको ऑथराइज सारी चीजें करेगा, जो जो नीड है उसके लिए आपको एप्लीकेशन लेके जाइए कि हमको ये चाहिए, वो अप्रूव कर देगा, कहानी वहीं उसकी खत्म हो जाती है। बाकी ऊपर से वो ऑब्जर्व करेगा, देखेगा, उसके अलावा ज्यादा वो उसमें इंटरफेयर नहीं करेगा। हाँ कभी कभी लगेगा तो वो स्पेशलिस्ट वाला इंफॉर्मेशन दे भी सकता है, मगर ये कंपलसरी नहीं, जरूरी नहीं है। उसका जरूरी जो मेन मेन पार्ट है वो है कि आपका जो भी अप्रूवल है वो देगा, ऑथराइज और रिसोर्स को ऑथराइज करेगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 121, which of the following is resource related issue that needs to be addressed in exhibition policy of a museum। निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन से संबंधित मुद्दा है जिसे संग्रहालय की प्रदर्शनी नीति में संबोधित करने की आवश्यकता है? पहला लर्निंग नीड्स ऑफ द ऑडियंस, दर्शकों की सीखने की जरूरत, दूसरा एक्सेसिबिलिटी अभिगम्यता, तीसरा बजटरी प्रोविजंस बजटीय प्रावधान और चौथा नन ऑफ द एवं उपरोक्त में से कोई नहीं। तो वीडियो को पॉज कीजिए और इसका राइट आंसर सेलेक्ट कीजिए। चलिए इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन 3 है, बजटरी प्रोविजंस। यहाँ पे रिसोर्स से रिलेटेड बात आ रहा है, तो रिसोर्स से रिलेटेड जो भी चीजें होंगी वो बजट से ही चलता है, और बाकी जो ऑप्शन दिए गए हैं वो आपका रिसोर्स से संबंधित है ही नहीं। जैसे कि मेरा भी अगर पहले मैं बीच में इतने टाइम तक वीडियो नहीं लाया था तो उसके पीछे का रीजन भी रिसोर्सेज था। बहुत सारे जो मेरे यूट्यूब के दर्शक हैं वो भी बोले कि सर मतलब आप वीडियो और क्यों नहीं डाल रहे हैं,
रीजन यही था, मेरे पास उस समय रिसोर्स ही नहीं था, रिसोर्स के लिए बजट नहीं था, दैट्स वाई वीडियो नहीं डाल। अब कुछ कुछ धीरे धीरे टाइम टाइम पे आना शुरू हो जाएगा। अब वीडियो जो है कंटिन्यूअस रहेगा, अब जरूरी नहीं कि डेली रहे, मगर अभी एग्जाम है तो डेली चल जा रहा है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 122। While joining broken piece of a glass object, it is important to match the refractive index of the adhesive with that of the glass। कांच की वस्तु के टूटे हुए टुकड़ों को जोड़ते समय महत्वपूर्ण है कि कांच के अपवर्तनांक सूचकांक के साथ मिलान करें। रीजन: द रिफ्रैक्टिव indices are well matched, the joints will appear more prominent and disfiguring। यदि अपवर्तनांक सूचकांक अच्छी तरह से मेल खाते तो जोड़ अधिक प्रमुख और स्पष्ट दिखाई देंगे। तो वीडियो को पॉज कीजिए और इसका राइट आंसर सेलेक्ट कीजिए। चलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3। ए सही है मगर आर गलत है, असत्य है, फॉल्स है। तो नॉर्मली देखा जाए तो जब भी ग्लास टूटे हुए ग्लास को जब जोड़ते हैं, बोलते हैं ना शीशा तोड़ने के बाद जुड़ नहीं सकता है, मगर जोड़ा जाता है, मगर उसके लिए एडहेसिव का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखा जाता है कि वो उस ग्लास के ऑब्जेक्ट से मैच करे। और यहाँ पे जो नीचे कारण दिया गया है वो कारण उससे बिल्कुल मैच नहीं कर रहा, मतलब उसको सेटिस्फाई ही नहीं कर रहा है। और ये गलत भी है कि अगर वेल मैच्ड होगा तो वो पता नहीं चलेगा कि हाँ किस प्रकार का ग्लास है, तो ये बताना चाह रहा है रीजन, जबकि वैसा कुछ होता नहीं है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर आप कोई भी कंजर्वेशन करते हैं तो कंजर्वेशन दिखना चाहिए कि हाँ यहाँ पे कंजर्वेशन किया गया, जरूरी नहीं कि आपको कंजर्वेशन छिपाना है। हम लोग कोई चोरी का काम तो नहीं, ऐसा क्वेश्चन एक बार शायद मैंने क्लास में भी करवाया था कि ऐसा कोई जरूरत नहीं है कि हम चोरी करके किसी ऑब्जेक्ट को रखें तो भाई उसको छुपा रहे कि भाई गलती से टूट गया तो इसको छुपा दे, वैसा कुछ नहीं होता, कंजर्वेशन किया गया दिखना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 123। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एग्जीबिशन डेवलपमेंट स्टेज। रचनात्मक मूल्यांकन प्रदर्शनी लगाने के चरण का महत्वपूर्ण भाग है। रीजन: इट प्रोवाइड गाइडलाइंस फॉर फ्यूचर एग्जीबिशन। यह प्रदर्शनी भविष्य की प्रदर्शनियों के लिए मार्गदर्शन का कार्य करता है। वीडियो को पॉज कीजिए, उसका राइट आंसर सेलेक्ट कीजिए नीचे दिए गए कोड में से। चलिए इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन 2 है, ए ट्रू है और आर फॉल्स है। जैसा कि फ्रंट एंड का क्वेश्चन बहुत आता है कि जब एग्जीबिशन का स्टार्टिंग स्टेज होता है तो उसमें कौन सा इवेल्युएशन किया जाता है, तो फ्रंट एंड होता है। जबकि फॉर्मेटिव जब है वो डेवलपमेंट स्टेज पे है, जब एग्जीबिशन बन रहा होता है तब हम लोग फॉर्मेटिव इवेल्युएशन करते रहते हैं। तो ये फ्यूचर एग्जीबिशन के लिए गाइडलाइन प्रोवाइड नहीं करता है, जबकि वो देखते रहता है कि हम जिस एग्जीबिशन पे वर्क कर रहे हैं वो एग्जीबिशन का फॉर्मेशन डेवलपमेंट अच्छे से हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो उसमें कोई भी अगर कमी हो रहा है, कोई त्रुटि हो रहा है, तो वैसे कंडीशन में फॉर्मेटिव इवेल्युएशन से पता चल जाता है और उसे हम लोग सुधार के आगे बढ़ते हैं। तो इसलिए यहाँ पे आर फॉल्स है और ऑप्शन 2 सही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। Question number 124। X-ray fluorescence spectroscopy is a technique that X-ray fluorescence spectroscopy एक तकनीक है जो ए shows the chemical composition of an inorganic object एक अकार्बनिक वस्तु की रासायनिक संरचना का दर्शाता है। बी shows the chemical composition of an organic object एक कार्बनिक वस्तु की रासायनिक संरचना को का दर्शाता है। और तीसरा है इज डिस्ट्रक्टिव विनाशकारी है, और चौथा इज नॉन डिस्ट्रक्टिव गैर विनाशकारी है। और नीचे कोड दिए गए, इसमें से दो कोड को छांट दीजिए ए बी सी डी में से, तो आपका राइट आंसर आ जाएगा। वीडियो को पॉज करके जल्दी से छाटिए। चलिए इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन 1 है, ए और डी। देखा जाए तो ये केमिकल कंपोजिशन दिखाता है इनऑर्गेनिक ऑब्जेक्ट का। इनऑर्गेनिक मतलब अकार्बनिक, जिसमें कोई जान प्राण नहीं होता है वैसे वाले। अब बाकी लोग जो है कार्बन हर जगह पे नहीं ढूंढेंगे, मगर हाँ इनऑर्गेनिक में कार्बन होता भी है, मगर वो एक प्रकार से डेड ऑब्जेक्ट जो होते हैं ना उस टाइप के, स्टोन हो गए, टेराकोटा हो गए, वो सारे। और इज नॉन डिस्ट्रक्टिव गैर विनाशकारी है, ये जो मेथड है, टेक्निक जो है, उसमें कोई क्षति नहीं होती है, दैट्स वाई इसका प्रयोग किया जाता है। तो ए और टी इसका राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 125।
The unique configuration of the four basic marketing variables that an organization controls is called। एक संगठन द्वारा नियंत्रित चार बुनियादी विपणन चर के अद्वितीय विन्यास को क्या कहा जाता है? पहला मार्केट सेगमेंटेशन, बाजार विभाजन, दूसरा मास मार्केटिंग, तीसरा मार्केट कॉन्सेप्ट, विपणन अवधारणा और चौथा मार्केटिंग मिक्स, विपणन मिश्रण। तो वीडियो को पॉज कीजिए और इसका राइट आंसर दीजिए। चलिए, इसका राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन 4, मार्केटिंग मिक्स, विपणन मिश्रण। यहाँ पे बोला जा रहा है कि चार चीजों को मिला दिया जा रहा है, तो चार चीजों को जब आप लोग मिला देंगे तो मिक्स करना ही कहलाएगा ना। और ये इसमें भी बेसिक मार्केटिंग वेरिएबल्स को आप लोग ऐड कर रहे हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 126, दिस फिगरिंग स्टेन्स दैट हैव एज्ड एंड पेनेट्रेटेड द फाइबर्स में नीड टू बी ट्रीटेड विथ ब्लीच। पुराने हो चुके और तंतुओं में प्रवेश कर चुके विकृत धागों को ब्लीच के साथ उपचारित करने की आवश्यकता हो सकती है। रीजन, ब्लीचिंग डज नॉट रिमूव स्टेन्स बट merely alters their color, making them less intense और इनविजिबल। ब्लीचिंग दाग को नहीं हटाती बल्कि केवल उनके रंग को बदल देती है, जिससे उनकी तीव्रता कम हो जाए या वो अदृश्य हो जाए। तो वीडियो को पॉज कीजिए और इसका राइट आंसर चूज कीजिए नीचे दिए गए कोड में से। चलिए, इसका राइट आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन 1, ए और आर दोनों सही हैं और आर जो है एक ही सही व्याख्या कर रहा है। आप लोग ब्लीचिंग वो जो भी कपड़ा देते हैं साफ कराने के लिए, दाग हटाने के लिए, धोबी के पास या जो क्या बोलते हैं इंग्लिश में वो एक नाम, लॉन्ड्री में, तो वहाँ पे यही काम होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 127, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स यूज्ड इन कंजर्वेशन आर हैजार्डस। संरक्षण में उपयोग की जाने वाली निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री खतरनाक है? ए एसीटोन, बी केरोसिन, सी मिनरल स्पिरिट्स और डी डिस्टिल्ड वाटर, आसुत जल। तो वीडियो को पॉज कीजिए और इसका राइट आंसर सिलेक्ट कीजिए। ये काफी इजी क्वेश्चन है। चलिए, इसका राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन 2, ए बी सी, एसीटोन, केरोसिन और मिनरल स्पिरिट। ये सारे देखा जाए एक प्रकार से आग लगाने वाले हैं। ये डिस्टिल्ड वाटर सब आग बुझाने वाले, बेचारा साफ सुथरा पानी है, साफ सुथरा जल है, तो उसको तो वो कुछ काम खराब नहीं करेगा, उसे आप पी भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 128, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फाउंडेशन फंडिंग इन कॉन्ट्रास्ट टू कोऑपरेट कॉर्पोरेट एंड गवर्नमेंट फंडिंग। निगमित एवं सरकारी वित्त पोषण के विपरीत निम्नलिखित में से क्या फाउंडेशन फंडिंग की विशेषता है? पहला, मोर टाइप्स ऑफ गिफ्ट्स, उपहारों के अधिक प्रकार। दूसरा, मैचिंग ऑफ इंटरेस्ट, हितों का मिलान। तीसरा, गिव एंड टेक अप्रोच, लेन देन की विवृत्ति। और चौथा, लॉट ऑफ पेपर वर्क, अधिक कागजी कार्य। वीडियो को पॉज कीजिए और इसका राइट आंसर देखिए। ये मैंने मेरे पहले वाला जो भी एमसीक्यू था उसमें ये क्वेश्चन था, जो भी ये वाला मेरा क्वेश्चन मतलब पीवाईक्यू देख के गया होगा तो ये क्वेश्चन आसानी से मैं सही करके आता। चलिए, इसका राइट आंसर जो ऑप्शन 2 है, मैचिंग ऑफ इंटरेस्ट। इस क्वेश्चन को मैंने उसमें बताया भी था, उस वाले मतलब पहले वाले जो वीडियो है पहले वाला सीरीज का, उसमें। ये नए वाले वीडियो की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, नए वाले में शायद अभी तक तो ये क्वेश्चन नहीं आया था, मगर पुराने वाले में है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 129, पेपर पल्प मेथड इज यूज्ड इन डिसैलिनेशन ऑफ। कागज की लुगदी विधि का उपयोग किसके अलवणीकरण में किया जाता है? पहला, स्टोन पत्थर। दूसरा, टेराकोटा। तीसरा, मैन्युस्क्रिप्ट पांडुलिपि या डी पार्चमेंट चम्र पत्र। वीडियो को पॉज कीजिए, इसका राइट आंसर कीजिए। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, भले मैं बोलने में गड़बड़ हो जा रहा हूँ मगर क्वेश्चन बहुत इजी है। फिर इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन 4 है, ए एंड बी। स्टोन और टेराकोटा इसी दो पर पेपर पर मेथड का यूज किया जाता है डिसैलिनेशन के लिए, लवणीकरण को खत्म करने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 130, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर बाय यूजिंग द कोड गिवन बिलो। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करें, नीचे दिए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करें। लिस्ट 1 में है आपका सल्फ्यूराइल फ्लोराइड, सल्फ्यूरिक फ्लोराइड, और दूसरा एसीटोन, तीसरा एक्टिव कार्बन, चौथा पॉलीविनाइल एसीटेट। लिस्ट 2 में है पोल्यूटेंट स्कैवेंजर, प्रदूषण मेहतर। दूसरा सॉल्वेंट विलायक, तीसरा एडहेसिव,
और चौथा है फ्यूमिजेंट। तो वीडियो को पॉज कीजिए और इसका राइट आंसर सेलेक्ट कीजिए। ये काफी इजी क्वेश्चन है, इसमें से एक मतलब अभी तो बहुत ज्यादा फेमस भी चल रहा है, इसलिए इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन 1 है। सल्फ्यूरिक फ्लोराइड जो है वो आपका फ्यूमिगेंट के काम में, मतलब फ्यूमिगेंट का काम करता है। आपका अगर एसीटोन की बात करते हैं तो ये आपका सॉल्वेंट का काम करता है। एक्टिव कार्बन करते हैं तो पोल्यूटेंट स्कैवेंजर, मतलब प्रदूषण हटाने वाला। अभी के समय में नहीं देखते कि एक शायद कोई क्रीम आया था लड़कों लेके, एक्टिव कार्बन, जो आपके चेहरे के सारे प्रदूषक तत्वों को बाहर निकाले खींचे, वो एक्टिव कार्बन वाला प्रचार मैंने देखा था ऐड, किसी शायद फेयर एंड लवली का है या किसी का है, उसमें एक्टिव कार्बन वाला आया है काला कलर का, कि वो चारकोल का, और अभी तो सारे लोग फेस में लगाते हैं, तो वो दरअसल वही एक्टिव कार्बन है प्रदूषक में। तो और चौथा है पॉलीविनाइल एसीटेट, जो कि आपका एडहेसिव के रूप में काम करता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 131, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स मार्केटिंग। निम्नलिखित में से कौन सा विपणन का सबसे अच्छा वर्णन है। पहला सेलिंग, दूसरा प्रमोशन, तीसरा एक्सचेंज ऑफ वैल्यूज और चौथा है कमर्शलाइजेशन। हिंदी में बेचना, प्रमोशन करना, मूल्यों का आदान प्रदान और व्यवसायीकरण। वीडियो को पॉज कीजिए और इस आंसर को चुटकी बजाते हुए इसका आंसर कीजिए। चलिए इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन 3, एक्सचेंज ऑफ वैल्यूज। कि मार्केटिंग में क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, मूल्यों का आदान प्रदान करते हैं, सामान को इधर उधर करते हैं। मार्केटिंग का सबसे अच्छा जो वर्णन है यही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 132, इट इज रिकमेंडेड टू यूज हॉट लेमिनेशन प्रोसेस फॉर पेपर। कागजों के लिए हॉट लेमिनेशन प्रक्रिया का प्रयोग करने की सिफारिश की जाती है। रीजन, द हॉट लेमिनेशन प्रोसेस इज इरिवर्सिबल। हॉट लेमिनेशन प्रक्रिया अपरिवर्तनीय होती है। वीडियो को पॉज कीजिए और इसका राइट आंसर सेलेक्ट कीजिए। चलिए इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन 2 है, एज फॉल्स आर इज ट्रू। अभी के समय में जितने जो लोग को डिग्री मिलता है, कोई भी सर्टिफिकेट्स होते हैं या कोई भी कागजी बहुमूल्य कागज हो सकते हैं या उनके जो इम्पोर्टेंट पेपर्स होते हैं, उनका वो लोग क्या करते हैं, जाके हॉट लेमिनेशन करवा लेते हैं। हॉट लेमिनेशन में उसमें क्या है कि एक प्लास्टिक के ऊपर कवर चढ़ जाता है, जैसे कि बहुत लोगों को देखते हैं आधार कार्ड के ऊपर ऐड करवा लेते हैं, कोई 10th का सर्टिफिकेट, मैंने ये बहुत सारे करवाए हैं, मगर वो रिकमेंड नहीं किया जाता है, इसका रिकमेंडेशन नहीं होता है। तो रीजन ये है कि ये जो है वो इरिवर्सिबल है। जबकि अगर हम लोग बात करते हैं कंजर्वेशन की, तो वहां पे कोई भी कंजर्वेशन आप ऐसा करिए जो कि रिवर्सिबल हो, जिसको फिर से पुनः उसके वापसी पुरानी स्थिति में लाया जा सके। जबकि हम लोग जो करवा लेते हैं वो फिर से पीछे वापस आने वाला नहीं है। अगर आप लेमिनेशन हटाने जाते हैं, डी लेमिनेशन हटाने जाते हैं, तो आपके जो डॉक्यूमेंट है, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, वो खराब भी हो सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 133, विच ऑफ द फॉलोइंग मार्केटिंग टास्क एप्लीकेबल टू म्यूजियम हैविंग फुल डिमांड। निम्नलिखित में से कौन सा विपणन कार्य इष्टतम मांग वाले संग्रहालयों पर लागू होता है। पहला सिंक्रो मार्केटिंग, दूसरा मेंटेन द करंट लेवल ऑफ डिमांड, मांग के वर्तमान स्तर को बनाए रखना, तीसरा डी मार्केटिंग और चौथा एडी मार्केटिंग। तो वीडियो को पॉज कीजिए, इसका राइट आंसर सेलेक्ट कीजिए। चलिए इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन 2 है, मेंटेन द करंट लेवल ऑफ डिमांड। भाई आपका सारा चीज चल ही रहा है, फुल डिमांड में है, तो उस डिमांड को बनाए रखिए फिर। उसमें आपका सिक्रोनो मार्केटिंग, डी मार्केटिंग करने का कोई झंझट नहीं। भाई जैसा डिमांड हो रहा है उस डिमांड को फुलफिल करते रहिए, आप फुल डिमांड में रहे है, उसमें घटाने बढ़ाने इधर उधर करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। आप बेनिफिट जब कमा ही रहे हैं तो उसमें छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है 134, व्हाट डज place as one of the P of the marketing mix signify in museum context। विपणन मिश्रण के P जो है ढेर में से एक रूप में प्लेस संग्रहालय के संदर्भ में क्या दर्शाता है। ए विजिटर प्लेस ऑफ ओरिजिन, आगंतुकों का मूल स्थान, दूसरा होर्डिंग्स इन मार्केट प्लेस, बाजार में होर्डिंग, तीसरा एक्सेसिबिलिटी, अभिगम्यता और चौथा टूरिस्ट अट्रैक्शन, पर्यटकों का आकर्षण। तो वीडियो को पॉज कीजिए और इसका राइट आंसर सेलेक्ट कीजिए। जो भी मेरा क्लास कर रहे थे उनको मैंने मार्केटिंग का पी वाला जो है क्वेश्चन वो करवाया हुआ है आई थिंक। चलिए इसका राइट आंसर जो है वो है आपका 3,
एक्सेसिबिलिटी, अभिगम्यता। अगर आप कोई भी जगह पे ऐसे जगह पे म्यूजियम बनाते हैं जहाँ लोगों को अच्छे से नहीं पहुंच पाएंगे, तो वहाँ पे आपका मार्केटिंग सही नहीं हो पाएगा। बीच खेत में अगर वो स्कूल, अभी में बहुत सारे कॉलेज स्कूल बनते हैं जहाँ के बीच खेत में बन जाते हैं, तो वहाँ के स्टूडेंट को बड़ी दिक्कत हो जाती है कोई भी सामान ले आने ले जाने में। तो वो लोग बेचारे वहाँ हॉस्टल में ही बैठे रह जाते हैं। वो वहीं से सारा सोचते हैं कि क्या जाए नहीं जाए, आने जाने में भी 1 घंटा लग जाता है। तो लोग जल्दी मार्केट नहीं जाते हैं। जबकि वही आ, दुकान जो है वो स्कूल के पास या कॉलेज के पास, जो खेत में है कॉलेज, उसके पास ला देते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, अब भाई मजा आ रहा है भाई, तुरंत निकलते हैं, जो भी सामान खरीदना होता है खरीदते हैं, और मतलब शांति सुकून के साथ रहते हैं, बोर नहीं होते हैं। तो ये मार्केटिंग का कॉन्टेक्स्ट है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 135, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, निम्नलिखित में से कौन से पूंजी निवेश के उदाहरण है? पहला, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, भवन का निर्माण। दूसरा, इंस्टॉलिंग ऑफ न्यू इक्विपमेंट्स, नए उपकरणों की स्थापना। तीसरा, एक्सटेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग बिल्डिंग, मौजूदा भवन का विस्तार। और चौथा, सैलरी ऑफ द डायरेक्टर, निर्देशक का वेतन। वीडियो को पॉज कीजिए और इसका राइट आंसर सेलेक्ट कीजिए। ये भी काफी इजी क्वेश्चन है, जो इसके बारे में मैंने भी चर्चा किया हुआ है। रेकरिंग और नॉन रेकरिंग बजट को जो अच्छे से समझ जाएंगे वो इसका आंसर फटाक से दे देंगे, जो समझे हुए हैं तो। चलो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन 1 है, ए बी सी। सैलरी जो आ जाता है वो रेकरिंग बजट में आ जाता है, वो बार बार चलते रहता है। नन प्लान बजट में आ जाता है। तो प्लान बजट जो होते हैं वो दरअसल आपका कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो जाता है। उस प्लान बजट में कैपिटल इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ होता है? तो कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग में, नए इक्विपमेंट के इंस्टॉलेशन में, एग्जिस्टिंग बिल्डिंग के एक्सटेंशन में। जबकि इस डायरेक्टर के सैलरी में वैसा उसका प्लान बजट में नहीं आता, वो नॉन प्लान बजट में आ जाता है, रेकरिंग बजट में आ जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 136, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लान्स अलाउड मैनेजमेंट टू एक्ट इमीडिएटली इफ एन अनप्लान्ड ऑकरेंस रेंडरिंग एग्जिस्टिंग प्लान्स इनएप्रोप्रिएट, निम्नलिखित में से कौन सी योजना प्रबंधन को तुरंत कार्य करने की अनुमति देती है यदि कोई अनियोजित घटना मौजूदा योजनाओं को अनुचित बनाती है? पहला, स्ट्रेटेजिक प्लान, रणनीतिक योजना। दूसरा, कंटीजेंसी प्लान, आकस्मिक योजना। तीसरा, ऑपरेशन प्लान, ऑपरेशन योजना। और चौथा, टैक्टिकल प्लान, सामरिक योजना। तो वीडियो को पॉज कीजिए और इसका राइट आंसर सिलेक्ट कीजिए। चलिए इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन 2, कंटीजेंसी प्लान। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कंटीजेंसी प्लान में वही होता है कि भाई कोई भी चीज अनप्लान, अगर आपको जो प्लान चीजें चल रही है उसके बीच में कोई भी अनप्लान पार्ट आ गया, तो उस वो आपका जो है कंटीजेंसी वाले पार्ट में चला जाता है। चाय पानी का जो खर्चा था ना, पॉकेट खर्चा, वो समझिए कि वो मैनेजमेंट का, वो चाय पानी का खर्चा पॉकेट खर्चा है, कंटीजेंसी प्लान। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 137, कोरिजन ऑफ सिल्वर ऑकर्स इन प्रेजेंस ऑफ, चांदी का संचालन किसकी उपस्थिति में होता है? पहला, मॉइस्चर, नमी। दूसरा, क्लोराइड। तीसरा, सल्फाइड। और चौथा, कार्बन। तो वीडियो को पॉज कीजिए और इसका राइट आंसर सेलेक्ट कीजिए। चलिए इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन 2 है, ए बी सी। कार्बन के द्वारा सिल्वर में कोई कोरिजन नहीं होता है, जबकि नमी, क्लोराइड और सल्फाइड या मॉइस्चर ये रहेंगे तो आपका सिल्वर में कोरिजन देखने को मिलता है। हाँ भाई बहुत ही लेट से होता है, मगर कोरिजन होता है। उसकी जो प्रक्रिया है वो धीरे धीरे होती है, मगर होती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 138, यूज ऑफ क्वेश्चंस फॉर हेडिंग्स इन एग्जीबिशन टेक्स्ट कैन इनहेंस, प्रदर्शनी पाठ में शीर्षकों के लिए प्रश्नों का उपयोग क्या बढ़ा सकता है? पहला, एस्थेटिक्स ऑफ टेक्स्ट, पाठ का सौंदर्य। दूसरा, कॉम्प्रहेंसिबिलिटी ऑफ टेक्स्ट, ऑफ द टेक्स्ट, पाठ की समझ। तीसरा, लिजिबिलिटी ऑफ द टेक्स्ट, पाठ की सुपाठ्यता। और चौथा, विजिटर्स रीडिंग, दर्शकों द्वारा पढ़ना। तो वीडियो को पॉज कीजिए और इसका राइट आंसर सेलेक्ट कीजिए। चलिए इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4, विजिटर्स रीडिंग। जैसे कि अब कहीं पे जाते देखते हैं, क्या आप जानते हैं, वहां पे लिखा रहेगा क्या आप जानते हैं, उसके बाद फिर डिटेल्स दिया रहेगा कि ये चीजें यहाँ पे है, इतनी ऊंचाई पे है, मतलब कुछ भी चीज जो डिटेल्स उसको देना होगा वहां पे दे देगा। ठीक है, क्या आपको पता है, ऐसे सबसे हेडिंग दे देता है हार्ड वाला कि, और उसके बाद नीचे सारा डिटेल्स ऐड कर देता है। तो ये आपका इनहेंस कर देता है। अगर अब मैं लिख देता हूँ, आप क्या आपको पता है म्यूजियोलॉजी में कैसे नीट 11 क्लियर करे, उसके बाद देखिए कि किस तरीके से सारे लोग आएंगे यहाँ पे
वीडियो पे। तो मैंने बहुत सारे लोगों का देखा कि यहाँ पे डायरेक्ट खासकर क्लिक बेट के रूप में वो थंबनेल को बनाते हैं कि आपको, क्या आप नेट जेआरएफ पास करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पे आइए और ये फलना चिला सारा डिटेल्स वो देंगे। तो वैसा होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 139, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टैंडिंग प्लान? निम्नलिखित में से कौन सी अस्थायी योजना है? पहला प्रोजेक्ट, दूसरा प्रोग्राम, तीसरा पॉलिसी और चौथा बजट। वीडियो को पॉज कीजिए, इसका राइट आंसर सिलेक्ट कीजिए। चलिए इसका राइट आंसर जो है आपका थ्री है। ये आपका स्टैंडिंग प्लान में पॉलिसी नीतियां जो है वो आपका अस्थायी योजना में आ जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 140, द एग्जीबिशन दैट हैव टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट ऑफ नेचुरल हिस्ट्री स्पेसिमेन इज कॉल्ड? प्राकृतिक इतिहास के नमूनों की वर्गीकरण व्यवस्था वाली प्रदर्शनी को क्या कहा जाता है? पहला सिस्टमेटिक एग्जीबिशन, व्यवस्थित प्रदर्शनियां, दूसरा इकोलॉजिकल एग्जीबिशन, पारिस्थितिक प्रदर्शनियां, तीसरा थीमेटिक एग्जीबिशन, विषयगत प्रदर्शनियां और चौथा क्रोनोलॉजिकल एग्जीबिशन, कालानुक्रमिक प्रदर्शनियां। तो वीडियो को पॉज कीजिए, इसका राइट आंसर सेलेक्ट कीजिए। चलिए इसका जो राइट आंसर है वो है आपका वन, सिस्टमेटिक एग्जीबिशन। यहाँ पे अरेंजमेंट की बात हो रही है कि हमें किसी भी चीज को क्या करना है, अरेंजमेंट में रखना है। तो अरेंजमेंट में कोई भी चीज सिस्टम के साथ ही रखा जाता है। विदाउट सिस्टम के साथ कोई भी अरेंजमेंट बढ़िया होता है, वो रैंडम हो जाता है। तो इसलिए आपका ऑप्शन राइट आंसर ऑप्शन वन है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 141, क्रिटिकल पाथ मेथड इज यूज इन क्रांतिक पथ विधि का उपयोग किस में किया जाता है? पहला डिफाइनिंग एक प्रोजेक्ट, एक परियोजना को परिभाषित करना, दूसरा एस्टिमेटिंग प्रोजेक्ट कॉस्ट, परियोजना लागत का अनुमान लगाना, तीसरा आइडेंटिफाइंग एथिकल इशू इन प्रोजेक्ट, एक परियोजना में नैतिक मुद्दों की पहचान करना और चौथा शेड्यूलिंग मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग प्रोजेक्ट, एक परियोजना का समयबद्ध निगरानी और नियंत्रण। वीडियो को पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन का राइट आंसर सेलेक्ट कीजिए। चलिए इसका राइट आंसर जो है आपका है शेड्यूलिंग मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग प्रोजेक्ट। ये आपका क्रिटिकल पाथ मेथड के अंदर आता है। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 142, इकोसेंट्रिज्म एज ए की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेंट्रल चिल्ड्रन बिटवीन एज ऑफ 2 and 7 years रेफर्स टू देयर, 2 से 7 वर्ष की आयु के बच्चों की एक विशेष प्रमुख विशेषता के रूप में एगोसेंट्रिज्म उनके लिए क्या संदर्भित करता है? पहला एबिलिटी टू क्रिएट देयर ओन सिंबल टू रिप्रेजेंट ऑब्जेक्ट, वस्तुओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए अपने स्वयं के प्रतीक बनाने की क्षमता। दूसरा एबिलिटी टू अरेंज थिंग्स इन ऑर्डर, चीजों को क्रम में व्यवस्थित करने की क्षमता। तीसरा सेल्फिश नेचर, स्वार्थी स्वभाव और चौथा इनएबिलिटी टू कंसिडर पर्सपेक्टिव ऑफ अदर्स, दूसरों के दृष्टिकोण पर विचार करने में असमर्थता। तो वीडियो को पॉज कीजिए और इसका राइट आंसर सेलेक्ट कीजिए। ये आपका पेडागोजी से है क्वेश्चन, टीचिंग एप्टीट्यूड। चलिए इसका राइट आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन फोर, दूसरों के दृष्टिकोण पर विचार करने में समर्थता। मतलब कि दूसरा का जो प्रोस्पेक्टिव है वो इनएबिलिटी जो आता है, ईगो सेंट्रिज्म, ईगो मतलब दूसरा क्या सोचा क्या ही फर्क पड़ता है भाई, अपन रहेंगे मस्ती में, चाहे मतलब आग लगे बस्ती में, वो वाला कंडीशन जो है यहाँ पे अप्लाई हो जाता है कि भाई दूसरा क्या सोचेगा, इस पर चर्चा करना जो होता है ना। तो ये 2 साल से 7 साल के बच्चे के अंदर ज्यादा वो सेल्फिश मतलब तरीके से होते हैं भाई। जिसको सोचना है सोचने दो भाई, अपना जैसा काम है वो करेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 143, क्रेडलिंग इज ए टेक्निक दैट इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ। क्रेडलिंग तकनीक का उपयोग निम्न में से किसके उपचार में किया जाता है? पहला मिनिएचर पेंटिंग्स, लघु चित्र, दूसरा पैनल पेंटिंग्स, तीसरा वॉल पेंटिंग्स, भित्ति चित्र और चौथा पेंटिंग ऑन पाम लीफ, तार पत्र पर बने चित्र। तो वीडियो को पॉज कीजिए और इसका राइट आंसर सेलेक्ट कीजिए। वाह बहुत सुंदर, आप लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। मगर इसका राइट आंसर जो होगा वो पैनल पेंटिंग होगा। पैनल पेंटिंग में हम लोग क्रेडलिंग क्रेडलिंग टेक्निक का यूज करते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 144, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ सर्विस बेस्ट एक्सप्रेसेस इन द
एक्सप्रेसेस द म्यूजियम एज ए सर्विस, निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी की सेवाएं संग्रहालय को एक सेवा के रूप में सबसे अच्छी तरह से व्यक्त करती है? पहला मेंटल स्टिमुलस, मानसिक उत्तेजना प्रसंस्करण। दूसरा पीपल प्रोसेसिंग, लोक प्रसंस्करण। तीसरा इनफॉर्मल प्रोसेसिंग, सूचना प्रसंस्करण। और चौथा पोजेशन प्रोसेसिंग, कब्जा प्रसंस्करण। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रसंस्करण। चलिए इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन वन, मेंटल स्टिमुलस प्रोसेसिंग, मानसिक उत्तेजना प्रसंस्करण। जो कि जो भी म्यूजियम में चीजें सर्विस मिलता है उसमें क्या है, हम लोग को थोड़ा सा एक्साइटमेंट होता है कि देखो भाई इतना पुराना है, भाई ये देखो ये चीज कभी देखा था तुम, ऐसा भी होता है। इस तरीके के क्या है, अंदर से क्यूरियोसिटी आ जाते हैं हम लोग की तरफ, माइंड में स्टिमुलस चलना शुरू हो जाता है। तो आपका सबसे बेस्ट पार्ट है म्यूजियम का। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 145, which of the following aspects of SWOT analysis reveals organizational constraints? SWOT विश्लेषण के निम्नलिखित में से कौन से पहलू संगठनात्मक बाधाओं को प्रकट करते हैं? पहला स्ट्रेंथ ताकत, दूसरा वीकनेस कमजोरियां, तीसरा अपॉर्चुनिटीज अवसर और चौथा थ्रेट्स खतरे। नीचे दिए गए कोड में से राइट कोड का सिलेक्शन करें। चलिए आप लोग का जो दिया गया आंसर है वो सही नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन टू, बी एंड डी, वीकनेस और थ्रेट। स्वाट जो टीम है, अगर आप लोग देखेंगे कि बहुत सारे फिल्मों में स्वाट टीम आ गई। स्वाट टीम होता क्या है कि कोई भी वीकनेस थ्रेट हो रहा है उसको कंप्लीट करने के लिए स्वाट टीम आती है। अधिकतर यूएस से मतलब हॉलीवुड मूवी देखिएगा तो उसमें देखिएगा कि स्वाट टीम को बुलाया बुलाया जाए, वो पूरा स्वाट टीम पूरा एम्बुलेंस और पूरा एकदम गियर के साथ बंदूक बंदूक लेके पहुंचेगा, तब वो जो भी वहाँ पे घटना घट रही होती है उसको कम करने का प्रयास करता है। तो वीकनेस और अपॉर्चुनिटी थ्रेट जो होते हैं उसके लिए हम लोग स्वॉट एनालिसिस किया जाता है, जिसमें कोई भी अगर बैरियर है, कंस्ट्रेंट्स है, उसको वो खत्म करने की बात होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 146, द ट्रीटमेंट प्रोसीजर इंटेंडेड टू मेंटेन द इंटेग्रिटी ऑफ कल्चरल प्रॉपर्टी एंड टू मिनिमाइज डिटोरिएशन इज कॉल्ड। सांस्कृतिक संपदा की अखंडता को बनाए रखने और क्षरण को कम से कम करने के उद्देश्य से उपचार प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? पहला प्रिजर्वेशन संरक्षण, दूसरा कंसोलिडेशन समेकन, तीसरा कोहेजन सामंजस्य और चौथा स्टेबलाइजेशन स्थिरीकरण। आप लोग का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। तेजी के साथ देखा जाए तो सांस्कृतिक संपदा में कि या जो हमारा कल्चरल प्रॉपर्टी है उसको हम लोग कम खत्म मतलब उस खराबी हो उसको सबसे पहले तो स्थिर करना होगा ना। प्रिजर्वेशन कंसोलिडेशन कोहेजन तो बाद की बात है, सबसे पहले उसको स्टेबलाइज रखना। और कभी कभी क्या होता है ना, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बाकी टाइम हजारों साल से वो ऑब्जेक्ट उस जगह में था, वो खराब नहीं हुआ, और म्यूजियम में आते आते उसमें डिटोरिएशन होना शुरू हो जाता है। आखिर तो भाई म्यूजियम उसको डिटोरिएशन को रोक क्यों नहीं पाता? तो रीजन ये है कि वो उसके इन्वायरमेंट को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, स्टेबलाइज नहीं कर पाता है। दैट वाज 5,000 साल पुरानी चीजें बच के आ जाती है, मगर वो मुश्किल से 100 से 150 साल भी म्यूजियम में सही से टिक नहीं पाती है, और उसमें कोलिजन होना शुरू हो जाता है, उसमें डिटोरिएशन लगना शुरू हो जाता है। तो इसलिए स्टेबलाइजेशन करना सबसे उचित कार्य है। अगला क्वेश्चन 147, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंस इज नॉट इंक्लूडेड इन ऑपरेटिंग और नॉन प्लान एक्सपेंसेस? निम्नलिखित में से कौन सा व्यय परिचालन या गैर योजना व्यय में शामिल नहीं है? फर्स्ट, सैलरीज ऑफ परमानेंट स्टाफ, अस्थायी कर्मचारियों का वेतन। दूसरा, मेंटेनेंस ऑफ द म्यूजियम, संग्रहालय का रख रखाव। तीसरा, इंस्टॉलेशन ऑफ सोलर पैनल की स्थापना। और चौथा, यूटिलिटीज सच एज इलेक्ट्रिसिटी और वाटर। वीडियो को पॉज कीजिए और बताइए कि नॉन प्लान एक्सपेंसेस में कौन नहीं आता है। चलिए इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन थ्री, इंस्टॉलेशन ऑफ सोलर पैनल। ये आपका प्लान बजट में आ जाता है, ठीक है। नॉन प्लान में ये नहीं आता, मतलब नॉन प्लान का ये हिस्सा नहीं है, ये प्लान के अंदर आता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। सॉरी सॉरी, हाँ ये प्लान में आ जाता है, इसलिए मैं थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा था दूसरे बात को लेके। क्वेश्चन नंबर 148, आइडेंटिफाई द करेक्ट sequence of using the Fry test to access the exhibition text in terms of an approximate reading age। अनुमानित पढ़ने की उम्र के संदर्भ में प्रदर्शनी पाठ का आकलन करने के लिए फ्राई टेस्ट का उपयोग करने के सही अनुक्रम की पहचान करें। पहला, यूज द ग्राफ टू डिटरमाइन रीडिंग एज फॉर द पैसेज।
गद्यांश के पढ़ने की उम्र निर्धारित करने के लिए ग्राफ का उपयोग करें। बी, काउंट द परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ सेंटेंस, वाक्यों की संख्या के प्रतिशत की गणना करें। तीसरा, काउंट सिलेबस एंड द नंबर्स ऑफ सिलेबल्स पर 100 वर्ड्स, गद्यांशों और प्रति 100 शब्दों में शब्दांशों की संख्या की गणना करें। और डी, सेलेक्ट सैंपल पैसेज, किसी गद्यांश के नमूनों के तौर पर चयन करें। तो वीडियो को पॉज कीजिए और इसका राइट आंसर सेलेक्ट कीजिए। ट्राई टेस्ट से रिलेटेड और क्लोज टेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आते हैं। चलिए, इसका राइट आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन 2। सबसे पहले तो आपको एक पैसेज सेलेक्ट करना होगा, फिर उसमें देखना होगा कि कितने साल के बच्चों, सॉरी, कितने साल के बच्चों के लिए है। उसके बाद फिर देखना होगा कि इसमें परसेंटेज क्या है नंबर ऑफ सेंटेंसेस का। उसके बाद उसमें सिलेबल्स और नंबर ऑफ सिलेबल्स को, पहले सिलेबल्स को काउंट कीजिएगा, फिर उसमें हर 100 वर्ड्स पे कितने सिलेबल्स है वो काउंट कीजिएगा। और इस प्रकार से देखते हैं कि मैंने कैसे कैसे बता दिया, कुछ गलत बता दिया ना। चलिए भाई, आप लोग कोड देख के मैच कर लीजिएगा। मैंने बताने की कोशिश सही की, मगर फिर से वीडियो कटिंग करना पड़ेगा। चलिए मैं शुरू से बता, इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन टी है, ऑप्शन 2 है। अच्छा ठीक है, मैं आवाज सही करने का प्रयास कर रहा हूँ। मेरे मुंह से बोल ही नहीं निकल पा रहा है, सच पूछा जाए तो। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन 2 है। सबसे पहले हम लोग पैसेज सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम लोग उसमें देखेंगे कि सेंटेंस में कितना परसेंटेज, नंबर ऑफ परसेंटेज जो है वो देखेंगे। उसके बाद जो है माइक्रोफोन ले लेंगे। उसके बाद क्या है कि काउंट ऑफ सिलेबल्स और नंबर्स ऑफ सिलेबल्स देखेंगे, और उसके बाद डिटरमाइन करेंगे कि कितने उम्र के बच्चों के लिए बनाया जा रहा है। फिर उसके बाद ग्राफ से उसका ग्राफ का यूज करेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 149, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स विच आर क्रिटिकल फॉर कम्युनिकेटिंग द एग्जीबिशन मैसेज आर रिलेटेड टू मीनिंग एंड स्ट्रक्चर ऑफ टेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन से कारक जो प्रदर्शनी संदेश को संप्रेषित करने के लिए महत्वपूर्ण है, पाठ के अर्थ और संरचना से संबंधित है। ए, यूज ऑफ क्वेश्चन, प्रश्नों का प्रयोग। बी, सेंटेंस लेंथ, वाक्य की लंबाई। सी, क्लैरिटी ऑफ राइटिंग, लेखन की स्पष्टता। और डी, डेंसिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, सूचना का घनत्व। नीचे दिए गए कोड में से राइट कोड को सेलेक्ट कीजिए। तो इसका राइट आंसर आपने दिया है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन 2 ए सी डी। सेंटेंस लेंथ नहीं देखा जाता, जबकि आपका देखा जाता है यूज ऑफ क्वेश्चन, क्लैरिटी ऑफ राइटिंग और डेंसिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, कि आप किस प्रकार से क्वेश्चन का प्रयोग करते हैं, आपका लेखन कितना स्पष्ट है, और आप उतने ही, मतलब जितना लिख रहे हैं उसमें आपका कितना ज़्यादा डाटा इंफॉर्मेशन आप उसमें ऐड कर रहे हैं। तो ये आपका पार्ट रहा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। और ये लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ म्यूजियम प्लेस हैवी emphasis on objects with media text information often playing secondary role in exhibition। निम्नलिखित में से किस प्रकार के संग्रहालय वस्तुओं पर भारी जोर देते हैं। मीडिया पाठ जानकारी अक्सर प्रदर्शनियों में द्वितीयक भूमिका निभाती है। पहला, साइंस म्यूजियम विज्ञान संग्रहालय। दूसरा, नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय। तीसरा, आर्ट म्यूजियम कला संग्रहालय। और चौथा, हिस्ट्री म्यूजियम इतिहास संग्रहालय। तो वीडियो को पॉज कीजिए और इसका राइट आंसर सेलेक्ट कीजिए। चलिए, इसका राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन 3 है, आर्ट ऑफ म्यूजियम्स। आर्ट म्यूजियम्स में ही हम लोग देखते हैं कि जब भी कोई भी वस्तु आता है उसमें, तो उसके लिए आपको क्या है कि इंफॉर्मेशन आपको वहां पे देना होगा, और उस इंफॉर्मेशन को देने के लिए आपको मीडिया टेक्स्ट या जो है उसको आप ऐड करेंगे। मगर सबसे ज्यादा जो जानकारी वो पेंटिंग खुद ब खुद अपना देना, या जो भी आर्ट ऑब्जेक्ट है वो खुद ही देना आरंभ कर देता है, क्योंकि उसमें जो मीडिया टेक्स्ट जो होते हैं वो उतना ज्यादा हेल्प कर नहीं पाते हैं कि वो है क्या। जैसे कोई पेंटिंग है तो उस पेंटिंग को लोग देखते ना कि उसके नीचे का वो टेक्स्ट देखना शुरू करते हैं। तो ये चीज है। चलिए अगले, मतलब ये क्वेश्चन लास्ट था। आज के लिए इतना ही। आप लोगों ने इतना देर तक हमारे वीडियो को पूरा देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में